कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने वर्ष 2020 के नवंबर महीने में ऑप्शंस इन गुड्स को लॉन्च किया, जिसके तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सीधे अपने से जोड़ किसानों की आय को सुनिश्चित करना था। चना और सरसों के बाद क्या अन्य एग्री कमोडिटीज को भी ऑप्शंस इन गुड्स में शामिल किया जाएगा? एफपीओ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़े, इसके लिए एक्सचेंज अवेयरनेस के क्या प्रयास कर रहा है? पर हम बातचीत करेंगे एनसीडीएक्स के बिजनेस हेड कपिल देव से। कपिल जी, आपका मोलतोल में स्वागत है। कपिल जी, नमस्कार कमल जी, धन्यवाद जी। कपिल जी, कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने सरसों और चना उत्पादकों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ऑप्शंस इन गुड्स में जोड़ने का प्रयास किया। आपके इस प्रयास को अब तक कैसी सफलता मिली है? देखिए कमल जी, जब हमने ऑप्शंस ऑन गुड्स लॉन्च किया था तो हमेशा से हमारा ये मानना रहा था कि ऑप्शंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फार्मर्स को इस तरह का प्रोटेक्शन दे सकता है जिसके लिए शायद पिछले कई साल से, या मैं बोलूँगा पिछले कई दशकों से डिस्कशन होता चला रहा है कि किस तरीके से फार्मर एक अच्छा प्राइस ले सकता है और जो रिस्क प्राइस से रिलेटेड है उसको दूर कर सकता है। हमने ये ऑप्शंस ऑन गुड लॉन्च किए और उसके बाद हमने एक फेमिलराइजेशन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने कोशिश की उस प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हम इस ऑप्शंस को एफपीओज या फार्मर को समझा सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो एक फंड जो हमारे पास होता है, रेगुलेटरी फंड, जो हम सेबी को पे करते हैं, सेबी के सपोर्ट से हमने उस फंड को ईयर मार्क किया ऑप्शंस फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। और 2 क्रॉप में, चना और मस्टर्ड में, हमने ये फैमिलियराइजेशन स्कीम लॉन्च किया, जहां पर जो एफपीओज थी जो हमारे साथ रजिस्टर्ड थी या जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट दिया, वो सोइंग के टाइम पे, यानी कि जब वो बुआई कर रहे थे या बुआई के आसपास, जो कटाई का टाइम है यानी कि जो हार्वेस्टिंग का टाइम है, उस टाइम का भाव वो लोग कर सकते थे। तो हमने ये एक लिमिटेड फंड के साथ शुरू किया था और मैं बड़े प्राउड से कहना चाहूँगा और बहुत खुशी भी है कि बहुत अच्छे से एफपीओज ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया। और विद इन 1 मंथ के लगभग हमारे पास जो भी फंड था और जितनी भी क्वांटिटी थी, हम वो उसका पुट ऑप्शन एफपीओज को दिलवा पाए। जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एनसीडीएक्स से क्यों जुड़ना चाहिए? क्या लाभ है सर इसके? देखिए, अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो कृषि है उसमें बहुत सारी पॉलिसीज और स्कीम फार्मर को सपोर्ट करने के लिए आई गई हैं, जिसमें जो सोइंग के टाइम पे से लेके हार्वेस्टिंग के टाइम तक का जो रिस्क है वो कवर करने की कोशिश की गई है। वेदर इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस आ गया है और भी बहुत सारी स्कीम है। बट अगर आप देखा जाए, जो किसान की प्रॉफिटेबिलिटी है वो निर्भर करती है कि वो क्या प्राइस उसको मिलता है अपनी फसल का। और प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो आज भी ओपन है या मार्केट ड्रिवन है। जब फसल फार्मर लगाता है उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है जिसके बारे में वो सोचकर उस प्राइस की एक्सपेक्टेशन पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सोचकर एक फसल लगाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब वो बुआई के बाद एक प्राइस लेता है और जब वो उस फसल को हार्वेस्ट करता है तो शायद उसको वो प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइस या तो कम हो गया है या बहुत नीचे चला गया है। अनसर्टेनिटी एक फार्मर के पास रहती है और फार्मर कभी भी ये श्योर नहीं हो पाता कि वो जो खेती कर रहा है उससे उसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। पुट ऑप्शन जो डेरिवेटिव्स मार्केट है, एक्चुअली अगर आपके सवाल की तरफ मैं जाऊं तो एक ऑप्शन देता है फार्मर को कि वो सोइंग के टाइम पे ही अपनी क्रॉप के प्राइस लॉक कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि हमने ये फसल अगर लगाई है तो हमें इतना पैसा मिनिमम मिलेगा। तो हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है हमारी लैंड से, पर एकड़ से या पर हेक्टेयर से, इस क्रॉप से इतना फिक्स है। और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन फार्मर ले सकता है, चाहे वो कौन सी फसल लगानी है, और अगर फसल लगा के प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसकी खेती किस तरीके से करनी है, वो सब चीजें ले सकता है। तो और ये जो टूल है ये सिर्फ एक डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं, क्योंकि हम आज बैठकर 6 महीने बाद के प्राइस को लॉक करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फार्मर्स को कहीं ना कहीं मॉडर्न जो टूल हैं अभी उनकी तरफ धीरे धीरे जाना पड़ेगा। और बहुत सारे एफर्ट्स एक्सचेंज के, रेगुलेटर के और बाकी एंटिटीज के हैं, और धीरे धीरे जब इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी तो फार्मर बहुत ज्यादा
इस मार्केट से जुड़ेगा और उनको जुड़ना भी चाहिए। जी, लेकिन कपिल जी, कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स किसानों की हितों की रक्षा के लिए बना, लेकिन तब किसानों द्वारा यहाँ काम करने में और अब एफपीओ के माध्यम से जो काम कर रहे हैं उसमें क्या अंतर आया? देखिए, कमोडिटीज मार्केट स्पेशली अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो एक स्टैंडर्डाइज मार्केट होता है जिसमें हर चीज का एक फिक्स पैरामीटर होता है, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, और चाहे वो ड्यूरेशन हो। और उस इस ये फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। आपके पास मिनिमम लॉट साइज के बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए, आपके पास मार्जिन होना चाहिए, आपके पास M2M के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास मंडी का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल फार्मर स्पेशली इंडिया में जहाँ पर मोस्टली फार्मर स्मॉल और मार्जिनल है, एक चैलेंज रहा है हमेशा से। बट जब एक एफपीओ की बात करते हैं हम, इन सब चैलेंजेस को एफपीओ काफी अच्छे से मैनेज कर पाती है। वो एक लिस्टेड नॉट लिस्टेड रजिस्टर्ड कंपनी की तरह काम करती हैं। उनके पास सारे लाइसेंसेस होते हैं, पैन कार्ड होता है, जीएसटी लाइसेंस होता है, मंडी लाइसेंस वो ले सकते हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे फार्मर उस एफपीओ के मेंबर होते हैं, तो वो कलेक्टिवली एक्सचेंज की जो बाकी फॉर्मेलिटीज है, चाहे वो साइज हो, चाहे वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना हो, M2M का मैनेजमेंट करना हो, मार्जिन का हो, वो सब वो काफी एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो आई थिंक कि जो कंसोलिडेशन ऑफ फार्मर हो रहा है एफपीओ के थ्रू या एफपीसी के थ्रू, बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है इसके बाद, जब से एफपीओ में आना शुरू किया है और उनका पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। और ईयर ऑन ईयर हमारे पास हमेशा से एफपीओ ऐड होती चली जा रही है और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या एक्सचेंज चना और मस्टर्ड के अलावा अन्य एग्री कमोडिटी में ऑप्शन इन गुड्स लाने की योजना बना रहा है? देखिए, ऑप्शंस ऑन गुड्स हमारे पास अभी भी बहुत सारी कमोडिटीज में है। चना में है, सरसों में है, सोयाबीन में है, वीट में है, मेज में है, ग्वार गम और ग्वार सीड में भी है। और चना और सरसों स्पेसिफिकली हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इन दो कमोडिटीज में हमने ये स्कीम शुरू की थी, जहां पर हम फैमिलियराइजेशन स्कीम के अंतर्गत कुछ फायदा किसानों को प्रीमियम सब्सिडी के रूप में दे रहे थे। बट जो बाकी कमोडिटीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर भी एफपीओज ने ऑप्शंस ऑन गुड्स में पार्टिसिपेशन किया है। जैसे मक्का में एफपीओज ने आके ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदा और अपने प्राइस को लॉक किए। सोयाबीन में भी कुछ एफपीओज ने ट्रेड किया, और बाकी जो कमोडिटीज है उसमें भी ऑन एंड ऑफ उनका पार्टिसिपेशन चालू रहता है, चाहे वो फ्यूचर्स में हो चाहे ऑप्शंस एंड गुड्स में हो। तो हमारे पास ऑलरेडी 6-7 कमोडिटीज है, बट यस, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ओपन है और ऑप्शंस ऑन गुड्स लॉन्च करने के लिए। और जैसे जैसे फार्मर्स की और एफपीओज की रिक्वायरमेंट आती रहेगी, हम न्यू प्रोडक्ट और न्यू ऑप्शंस लॉन्च करते रहेंगे। जी कपिल जी, ये कहा गया कि ये क्रॉप इंश्योरेंस न होकर के सेल्फ इंश्योरेंस की तरह है, तो ये किस तरह है और लंबे समय में किसानों के हितों की रक्षा कैसे होती है? देखिए, हम इसको किस तरीके से बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसान के पास जो एक रिस्क है आज के तारीख में, फसल लगाने के बाद सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की लेने के बाद, क्रॉप इंश्योरेंस, वेदर इंश्योरेंस लेने के बाद रिस्क बचता है एक प्राइस का। और ये प्राइस का रिस्क ऐसा है जो कि जब तक आप फसल लेके नहीं जाएंगे आपको पता नहीं होता है कि आप क्या प्राइस लेने वाले हैं। तो एक रिस्क हमेशा फार्मर को रहता है। पुट ऑप्शन एक ऐसा टूल है जिसमें सोइंग के टाइम पे आप एक प्रीमियम देकर जो हार्वेस्टिंग का महीना है, जब आपकी फसल आने वाली है, उस महीने के भाव को आप लॉक कर सकते हैं। और लॉक जब कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक मिनिमम प्राइस लॉक कर लिया। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने आज अगर आप सोयाबीन की सोइंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अभी खरीफ सीजन शुरू होगा, सोइंग के टाइम पे ही किसान अक्टूबर महीना जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम के भाव देख सकता है फ्यूचर से, और उसको लगता है कि सपोज 6000 का भाव चल रहा है और 6000 का भाव उसके लिए अच्छा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है सारे खर्चे निकालने के बाद और प्रीमियम की कॉस्ट ऐड करने के बाद, वो 6000 के भाव पे पुट ऑप्शन खरीद सकता है। जैसे ही वो पुट ऑप्शन खरीदता है, उसने ये इंश्योर कर लिया कि ये प्राइस जो है मेरे को फिक्स हो गया है, मिनिमम 6000 मेरे को मिलेगा। अब जब वो हार्वेस्टिंग करेगा तो दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो प्राइस 6000 से ऊपर हो सकते हैं या प्राइसेस 6000 से नीचे हो सकते हैं। अगर 6000 से नीचे भाव होंगे तो किसान को जो डिफरेंस है वो पुट ऑप्शन के सेटलमेंट मैकेनिज्म से मिल जाएगा, तो उसका नीचे जाने का जो रिस्क है वो कवर हो गया। और अगर ऊपर जाते हैं तो इस तरह का मैकेनिज्म है कि किसान फ्री है ज्यादा भाव में अपना माल
कहीं बाहर बेचने के लिए या फ्यूचर्स में डिलीवरी देने के लिए। तो दोनों तरफ से फार्मर प्रोटेक्टेड है एक मिनिमम प्रीमियम की कॉस्ट देने के बाद। और आई थिंक ऐसा करने के बाद इसको हम कह सकते हैं कि बेस्ट इंश्योरेंस टूल है, जिसमें लॉस भी कवर है और प्रॉफिट का जो फायदा है या अपॉर्चुनिटी अगर भाव बढ़ने के बाद आती है तो किसान की हो सकती है। इसलिए हम इसको एक इंश्योरेंस की तरह बोल रहे हैं कि ये प्राइस इंश्योरेंस का टूल बन सकता है, जिसमें फार्मर डे वन से प्रोटेक्ट होके अपनी क्रॉप की प्रॉफिटेबिलिटी को फिक्स कर सकता है। जैसे कपिल जी आपने बताया कि काफी एफपीओ एनसीडीएक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम देखें तो इनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। तो एफपीओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाए, इसके अवेयरनेस के आप किस तरह प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ एनसीडीएक्स के साथ जुड़ सके? देखिए एफपीओ बहुत सारी हैं और आपने सही बोला, अभी हमारे साथ 400 या 500 ऐसी कुछ एफपीओ हैं जो जुड़ी हैं, जबकि 4000 से 5000 एक्टिव एफपीओ कंट्री में हैं। देखिए हमारा कोशिश है कि शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी लोग एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं उनको किसी तरीके से यूज करके उनके साथ कोलैबोरेटिव काम करके हम एफपीओ तक पहुंच सकें। तो हम डायरेक्टली एफपीओ के पास पहुंचते हैं, हमारे पास डेडिकेटेड एफपीओ की टीम है। दूसरा, जितने भी एजेंसीज है जो एफपीओ के साथ काम करती हैं, चाहे वो नाबार्ड है या एसएफएसी है या नैब किसान है या और भी बहुत सारे रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह से जो एफपीओ के साथ काम करते हैं, उनके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एफपीओ में। हमारे मेंबर्स के थ्रू हम एफपीओ में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उनको हेजिंग और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी हमें लगता है कि एफपीओ हैं और उनको हम पहुँच सकते हैं किसी भी तरीके से, हम हमेशा से पहुँचते हैं। और ये जो आपका और हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, शायद ये भी उसी कड़ी में एक कदम है कि किस तरीके से हम सारे मीडिया को यूज करके अपना मैसेज एफपीओ तक पहुंचा सकते हैं। तो हर तरीके को यूज करके हम एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम ईयर ऑन ईयर ज्यादा से ज्यादा एफपीओ को अपने साथ जोड़ सकें। जी, आपसे एक अंतिम सवाल है कि एफपीओ के साथ साथ इंडस्ट्रीज को एक्सचेंज के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए ताकि मिडिल मैन का रोल घटे और किसानों को और भी बेहतर प्राइस मिल सके? देखिए ये सारा इकोसिस्टम धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है कमल जी। अभी जो भी डिलीवरीज हो रही हैं एक्सचेंज में वो ENWR के थ्रू हो रही हैं, और सिर्फ ENWR जो है वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए नहीं, एक्सचेंज के बाहर जो व्यापार हो रहा है उसके लिए भी फार्मर ने क्रिएट करना शुरू किया है। इसी ENWR को इंटीग्रेट ENAM से भी किया जा रहा है। यही ENWR एक्सचेंज पे भी डिलीवर हो सकती है और उन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करके बायर डायरेक्टली फार्मर के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक धीरे धीरे सारी चीजें जो जरूरत थी वो आ रही हैं। ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जो गवर्नमेंट ने रिसेंट इनिशिएटिव लिए हैं फ्री मार्केट की डायरेक्शन में, जो कि आज नहीं तो कल एप्लीकेबल हो ही जाएंगे, वो आ जाएगा। और जो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्री का हो रहा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज ENWR फॉर्म में ट्रेड होगी और फार्मर अपनी ENWR, आई थिंक एक बार ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है एंड यूजर का या प्रोसेसर का या फार्मर का कम होता शुरू होने लग जाएगा। और कुछ समय बाद शायद आप देखेंगे कि डायरेक्टली एफपीओज और फार्मर और एफपीओज डायरेक्टली प्रोसेसर से या एंड यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है। जी धन्यवाद कपिल जी। और उम्मीद है कि अब खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने जा रही है, तो आगे अन्य कमोडिटीज के जो एफपीओ हैं या जो किसान समूह हैं वे एनसीडीएक्स से जुड़ करके और इस तरह अपनी फसल का एक बुआई के समय ही उचित दाम लेने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी आय बढ़े, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। और उम्मीद करते हैं कि एनसीडीएक्स से वे जुड़ेंगे और इस जो ऑप्शंस इन गुड्स है उसका लाभ लेंगे। जी धन्यवाद कपिल जी। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद।